हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे स्थल समीर और सागर समीर के बारे में। एक ही बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है और इससे कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। जैसे कि मैं अगर प्रश्न करूं या एग्जामिनर अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन से ऐसे स्थल भाग होते हैं जहां का टेम्परेचर लगभग एक जैसा रहता है, या ये सवाल पूछा जा सकता है भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत के दो महानगर हैं, एक दिल्ली और एक मुंबई। इन दोनों महानगरों में अधिक प्रदूषण कहाँ पर है, और अधिक प्रदूषण अगर दिल्ली पे है तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ प्रदूषण की मात्रा अधिक क्यों है, जबकि मुंबई भी एक महानगर है, वहाँ भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन होता है, वहाँ भी बहुत सारा प्रदूषण होता है, लेकिन फिर भी वहाँ महसूस नहीं होता। क्या इसके रीज़न है? और ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे तटीय क्षेत्रों में, अगर हम बात करें तटीय क्षेत्रों की, तो तटीय क्षेत्रों में जो पवनें हैं वो किधर से किधर की तरफ चलती हैं, अर्थात उनकी दिशा क्या होती है। ये कई सारे सवाल हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। एक छोटा टॉपिक है, इसको हम समझते हैं अच्छे से। तो चलिए आइए, देखिए यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं आप, स्थल समीर और सागर समीर हमारा टॉपिक है। इधर वाला जो चित्र आप देख रहे हैं डायग्राम, ये आपका दिन का है, अर्थात डे का। और एक ही जगह की बात हम कर रहे हैं। मान लो जी कोई भी एक स्थल है, आप चेन्नई कोलकाता मान सकते हैं, मुंबई मान सकते हैं इसको, और वहीं का दिन और वहीं के रात के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या फ़र्क होता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से यहाँ पर दिखाया गया है ये सागर भाग है, और ये वाला जो है वो स्थल भाग है। ठीक है, तो स्थल समीर और सागर समीर कैसे चलते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में कई वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि दाब प्रवणता बल का काम क्या होता है। दाब प्रवणता बल का काम होता है पवनों को चलाना। पवनें अगर चलती हैं तो उसके पीछे दाब प्रवणता बल काम करता है, और दाब प्रवणता बल कहता है कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि जिसके पास जो ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कम वाले को देगा। तो हाई प्रेशर कहाँ पर होगा? हाई प्रेशर वहाँ पर होगा जहाँ तापमान कम होगा और पवनों की मात्रा अधिक होगी, पवनें ठंडी होंगी। तापमान कम होगा इसका मतलब ठंडी होंगी तो वो नीचे बैठ रही होंगी। ऐसी स्थिति में वहाँ हवाओं का जो है घनत्व वो अधिक होता है, अर्थात हम कह सकते हैं वहाँ पर हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब स्थित होता है, बन जाता है। अब उच्च वायुदाब है एक तरफ, और एक तरफ निम्न वायुदाब की बात करें जहां पवनें गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। तो गर्म होकर के जब ऊपर उठती हैं तो क्या होगा, उनका घनत्व कम होगा। वहां पे हवाएं जो हैं एक ऐसा स्पेस बनाती हैं जहां बाहर से आने वाली उच्च वायुदाब की हवाएं उसका स्थान ग्रहण करती हैं। तो ये कह सकते हैं यहाँ क्या होगा, निम्न वायुदाब। क्योंकि हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, दूर तक फैलती हैं, ऐसे में वहाँ पर क्या होता है, उनका घनत्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मैं बात करूँ कि एक तवा को मान लीजिए जिस पर रोटी सेकी जाती है, रोटी बनाई जाती है, और एक दूध का बर्तन जिस पे दूध गर्म किया जा रहा है। दोनों को लगभग एक समान तापमान पर अगर हम गर्म करें तो आपसे प्रश्न ये है कि सबसे जल्दी कौन गर्म होगा, तवा गर्म होगा या दूध गर्म होगा? तो आंसर क्या होना चाहिए कि तवा जल्दी गर्म होगा। ठीक है, चलिए ये तो आपको पता चला। इसके बाद अगर हम गैस को ऑफ कर दें, गैस बंद कर दें, जलाना चूल्हे को बंद कर दें, और इसके बाद फिर आपसे प्रश्न करें कि अब तवा और दूध में कौन पहले ठंडा होगा, तो आंसर क्या होगा, तवा पहले ठंडा होगा। इसका मतलब यह है कि तवा को मान लीजिए स्थल भाग, ठीक है, और जो दूध है उसको मान लीजिए जल भाग। तो यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि जो स्थल भाग होता है, स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि जो जल वाला भाग होता है वो देर में गर्म और देर में ठंडा होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे कौन सा रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी पृथ्वी का, अगर स्थल की बात करें तो हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला एरिया है, सूर्य का प्रकाश या उसका टेम्परेचर वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाता। ठीक है, ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ऊपरी जो क्रस्ट है, ऊपरी लेयर है, वही थोड़ा बहुत गर्म हो पाती है अगर हम पृथ्वी के स्थल भाग की बात करें। दूसरी बात, अगर हम जल की बात करें तो जल
में ये बात होती है कि सूर्य का तापमान जो है 200 या उसका प्रकाश जो 200 मीटर की गहराई तक चला जाता है। यही एक रीज़न है कि प्रवाल भित्तियाँ 200 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं और बहुत सारे ऐसे फाइटोप्लैंक्टन अर्थात जो छोटे छोटे वनस्पतियाँ होती हैं, सागरी वनस्पतियाँ, वो 200 मीटर तक की गहराई में देखने को मिल जाती हैं। रीज़न क्योंकि उनको प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिल जाता है 200 मीटर की गहराई तक। तो 200 मीटर की गहराई एक काफ़ी मोटी लेयर हो गई, जबकि हम पृथ्वी की क्रस्ट की बात करें तो बहुत ही पतली लेयर होती है। तो ऐसे में जो चीज़ पतली है उसको गर्म किया जाएगा तो ठंडी भी जल्दी होगी, और जो लेयर ज़्यादा मोटी है वहाँ क्या होगा कि वो देर में गर्म और देर में ठंडी होती है। जैसे जल भाग की बात करें, जल ठंडा और गर्म कैसे होता है? संवहन के द्वारा। ऊपर का पानी जब गर्म होगा तो ऊपर वाले कण ने नीचे वाले को गर्म किया, नीचे वाले ने और नीचे वाले को गर्म किया, ऐसे जो है वो नीचे तक गर्म हो पाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि नीचे जो है पानी गर्म हुआ, इधर से ठंडा पानी जाएगा, ठीक है। जब ऐसे ठंडा पानी जाएगा ऊपर, फिर गर्म पानी नीचे जाएगा, तो एक चक्र बन जाता है। अर्थात पानी जो है, अब ये क्रिया अचानक तो होगी नहीं, थोड़ा इस पर टाइम लगेगा, अर्थात धीरे धीरे ही गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंडा होगा वो, ठीक है। तो इस पे लगेगा टाइम। इस वजह से जल भाग जो होते हैं वो जल्दी गर्म भी नहीं होते हैं और जल्दी ठंडे भी नहीं होते हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो ये जो तटीय भाग हैं, तटीय भाग की जो जलवायु है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, या स्थल समीर और सागर समीर जो है वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये तटीय, ये स्थल वाला भाग है दिन के समय और ये जल वाला भाग है। तो अब जैसे यहाँ पर सूर्य की किरणें, अगर प्रकाश की बात करें दिन में सूर्य का प्रकाश रहेगा, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि स्थल भाग गर्म हो जाएगा। अब इन दोनों की अपेक्षा कौन ज्यादा गर्म होगा, जल वाला भाग या स्थल वाला भाग? तो दिन के समय में क्योंकि जल्दी गर्म हो रहा है ना स्थल भाग, ये तवा मानिए, तो ये जल्दी गर्म हुआ और ये देर में गर्म हुआ, तो अपेक्षाकृत देखेंगे तो इसकी अपेक्षा ये पानी जो है वो ठंडा रहेगा। गर्म ये भी होगा, लेकिन दोनों में ज़्यादा गर्म कौन होगा? ये गर्म होगा, तो इसकी अपेक्षाकृत ये कुछ ठंडा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब आपसे मैं सवाल करूं कि इन दोनों इस जगहों में हाई प्रेशर कहाँ होगा और लो प्रेशर कहाँ होगा? तो लो प्रेशर स्थल भाग में होगा और हाई प्रेशर जल भाग में होगा, सागर वाले भाग में होगा। और आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गमन करती हैं, ठीक है। तो ये ठंडी पवनें ऐसे दिन के समय में स्थल भाग की तरफ चलेंगी और गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठती हैं, है ना, और फिर धीरे होकर के जहां उनको हाई प्रेशर मिलता है वहीं पे वो बैठ जाती हैं। ये एक तरीके से चक्र दिन भर चलता है, ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। अब जैसे मान लो आप मुंबई पे हो, तटीय क्षेत्र में हो, दिन के समय में गर्मी तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ इधर कूलर लगा हुआ है तटीय क्षेत्र में। यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं वो स्थल भाग में आ रही हैं और मंद मंद जो है हवा चल रही है, हवा के झोंके मस्त चल रहे हैं, तो कूलर जैसी फील आएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्थल भाग उतना गर्म नहीं होने देंगी। कौन सी हवाएं? ये जो हैं सागर समीर या समुद्री समीर, क्योंकि ये कूलर जैसी स्थिति बन जाएगी। ठंडी हवाएं स्थल भाग की तरफ आएंगी, गर्म हवाएं ऊपर उठ करके जाएंगी। इनकी स्पेस जब खाली होगा, यहाँ जगह खाली होगी, गर्म हवा ऊपर उठेंगी, तो ठंडी हवाएं सागरी तट से ऐसे स्थल भाग की आएंगी। अब फर्क क्या है? अब यहाँ पर फर्क ये भी होगा कि अब मुंबई वाले लगे हुए हैं प्रदूषण फैलाने में, इतना सारा वाहन, इतने सारे उद्योग धंधे, इतनी सारी फैक्ट्रियां, इतने सारे कारखाने, ढेर सारा प्रदूषण वहाँ पर उन्मुक्त हो रहा है, ढेर सारा प्रदूषण जो है निकाला जा रहा है। लेकिन अब ये प्रदूषण जो है मिक्स हो रहा है हवा के साथ में और टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ की जो हवा है, शुद्ध हवा, ठंडी हवा, ये आकर के इस विषाक्त हवा में मिक्स हो जा रही है। जब मिक्स हो जा रही है तो यहाँ के वातावरण को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती जितना वो प्रदूषित होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मुंबई जैसे, ये चेन्नई जैसे, कोलकाता जैसे शहरों में प्रदूषण होने के बावजूद भी महसूस नहीं होता, हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये सागर समीर जो हैं यहाँ के प्रदूषण को कम करती हैं। तो ये स्थिति तो दिन की होगी। अब आपसे सवाल कर ले कि दिन में ये बताइए कि तटीय क्षेत्रों में जो पवनें हैं वो कहाँ से कहाँ को चलती हैं? तो सागर से स्थल की तरफ। याद रखिएगा, अगर सवाल करे कि दिन के समय में तटीय क्षेत्रों में हवाएं किधर से किधर को चलती हैं, तो सागर से स्थल की ओर चलती हैं। ओके, अब इस तरफ देखते हैं जब रात की स्थिति होती है। अब रात हो गई, मान लो मुंबई में रात हो गई, ठीक है। जब मुंबई में रात हो गई तो आपको पता है कि जब सूर्य का प्रकाश मिल नहीं पा रहा है, तापमान मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में
इन दोनों भागों में पहले कौन ठंडा होगा? मैंने बताया था ना कि तवा और दूध दोनों को एक साथ गर्म किया गया, फिर ठंडा करने के लिए रख दिया गया। तो सबसे पहले ठंडा कौन होगा? तो सबसे पहले ठंडा भी स्थल भाग ही होगा। ठीक है, ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। तो ये जल्दी ठंडा हुआ। जब ये ठंडी हुआ तो अब आपसे सवाल ये है कि अब हाई प्रेशर कहाँ बनेगा? अब हाई प्रेशर बनेगा आपका स्थल भाग में, और हवाएं पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो ये ठंडा हुआ। अब यहाँ से हवाएं जो हैं ये चली आपके सागर की तरफ। ठीक है, तो रात के समय में जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पवनें किधर से किधर चलती हैं? वहाँ स्थल से सागर की तरफ चलती हैं, और दिन में सागर से स्थल की तरफ चलती हैं। तो ऐसे ऐसे कथन करण वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि कौन से सत्य हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, दिन में तटीय क्षेत्रों में पवनें सागर से स्थल की तरफ और रात में स्थल से सागर की तरफ चलती हैं। तो ये ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता। ठीक है, क्यों ठंडा नहीं हो पाता? क्योंकि अब ये हवाएं उठेंगी, कुछ ये जो हवाएं उठी हैं गर्म, ये आकर के फिर यहाँ पर जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ पर बैठेंगी। तो लगभग हम कह सकते हैं कि ऐसी जगहों पर तटीय क्षेत्रों में लगभग समान तापमान हम देखने को पाते हैं। और उसका रीज़न क्या होता है? यही सागर समीर और स्थल समीर। ठीक है, और यहाँ रात के समय में एक चीज़ और होगी तटीय क्षेत्रों में कि जितना भी प्रदूषण है, जितनी भी प्रदूषित हवा है, अब ये जो चूंकि हाई प्रेशर बना हुआ है, हाई प्रेशर अब ये चलेगा स्थल की तरफ हवाएं, तो ये हवाएं अपने साथ जितना भी प्रदूषण लेकर के, जितना भी प्रदूषण होता है स्थल भाग में, उसको लेकर के सागर की तरफ बढ़ जाती हैं, और सागर इन सबको सोख लेता है। और प्रदूषित गैसों में सबसे अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो CO2 को ये जो है क्या करता है? सोख लेता है। ऐसी स्थिति में यहाँ फिर जो है प्रदूषण उतना हो नहीं पाता। अब जैसे दिल्ली जैसे शहर है, दिल्ली चूंकि तटीय महानगर नहीं है, यहाँ इस कंस्ट्रक्शन यहाँ भी हो रहा है, चारों तरफ एरिया में हो रहा है। जैसे पराली वाली समस्या कई बार देखने को आती है, किसानों को बोला जाता है कि पराली मत जलाइए। और भी कई सारे रीज़न हैं वहाँ प्रदूषण के, वो गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। वहाँ जो है उत्क्रमण की स्थिति भी ठंडियों में बन जाती है कि शांत हवा हो गई, खुला आकाश हो गया, कोहरा हो गया, आसपास से प्रदूषण हो रहा है और धुआं हो रहा है। वो जो फॉग है, उस फॉग में इस जो है धुआं करके स्मोक बना देता है। और उत्क्रमण की स्थिति ऐसी होती है, साफ आकाश जब होता है कि हवाएं चलती नहीं हैं, वहाँ हवाएं चलती नहीं हैं, ये एक स्थिति हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि जो हवाएं हैं वो गर्म हवाएं ऊपर स्थित हो जाती हैं, ठंडी नीचे स्थित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो उठ नहीं पाती, जा नहीं पाती, क्योंकि उसके ऊपर हवाएं स्थापित हैं और हवा चलती नहीं है, शांत वातावरण हो जाता है, जिसकी वजह से वो गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। अब चूंकि वहाँ सागर तो है नहीं कि वहाँ से सागर समीर चलेगी और सारे जो है प्रदूषण को क्या करेगी? हटा देगी, या रात में वहाँ का जो प्रदूषण है वो सागर की तरफ चला जाएगा। ऐसा तो है नहीं दिल्ली में। तो अगर ये दिल्ली तटीय क्षेत्रों में स्थित होता तो ये स्थिति जो है प्रदूषण की ये ना हो पाती। यही एक रीज़न है कि चेन्नई, आपका मुंबई, कोलकाता भी महानगर हैं, यहाँ ये महानगर होते हुए भी दिल्ली की अपेक्षा यहाँ पर प्रदूषण उतना देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब क्या ये स्थिति हमेशा ऐसी रहने वाली है? अगर सागर को गर्म कर दिया जाए, मान लो यहाँ सपोज करें कि ये सागर जो है ठंडा है दिन में, इसकी अपेक्षा ये भी गर्म कर दिया जाए तो हवाएं चलेंगी? कुछ भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन हवा कहीं टस से मस नहीं होगी। अगर सागर गर्म हो गए, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी परिस्थिति बनानी है, हमें ऐसे संरक्षण करना है कि ये जो हमारा सागर है वो ज़्यादा गर्म ना होने पाए। ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, ग्लेशियर हमारे सारे पिघल रहे हैं, सागरों का तापमान बढ़ रहा है, सागरी जो जीव जंतु हैं वो मर रहे हैं। ये थोड़ा एक गंभीर स्थिति है जिस पर बड़े बड़े देश ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कई सारे ऐसे जो हैं सम्मेलन होते हैं जो जलवायु से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उन पर उतना फोकस नहीं हो पा रहा है। वो एक तरीके से औपचारिकता उनकी निभाई जाती है, जो कि आने वाले समय के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सभी को जागरूक होकर के, जब तक ऐसे जलवायु से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके लिए आमजन जो है वो अगर सक्रिय नहीं हुआ, जागरूक नहीं हुआ, तो आने वाले समय में हमारी जो अन्य पीढ़ियां हैं उनको ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर लेकर के पीठ में बांध करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये स्थिति आने वाली है ऐसे। ठीक है, हालांकि जो है सारे देश, सारे लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दिनों दिन
प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम प्रकृति से हैं और प्रकृति का संरक्षण करना भी हमारा एक कर्तव्य है। लेकिन ये बातें कहने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन करना इतना आसान नहीं है जब तक सभी लोग जागरूक होकर के ये एक जन आंदोलन की तरह इसको नहीं लिया जाए। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने स्थल समीर व सागर समीर के बारे में यहाँ पर बात की, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।